कहा जाता है कि जिंदगी में मिली ठोकरों से उबरकर गलतियों से सबक लेकर जो अपने में सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं, कामयाबी दरअसल उन्हीं के कदमों को चूमती है। और यह कहावत कम से कम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी खेमे के लिए तो एकदम सटीक बैठती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पस्त पड़ चुकी बीजेपी को निराशा से उबरने के लिए जिस बूस्टर डोज की सख्त दरकार थी, वह उपचुनाव में जीत की शक्ल में उसे हासिल हो गई। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने उपचुनाव की परीक्षा यूं ही अव्वल नंबरों से पास नहीं की। इसके पीछे पार्टी की जबरदस्त मेहनत, सटीक रणनीति, कारगर समीकरण तो वजह हैं ही, लेकिन पिछली चूक से सबक लेकर नए सिरे से व्यूह रचना करना पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी को उपचुनाव में मिली शानदार जीत से जुड़े तमाम पहलुओं की। 9 में से 7 सीटों पर परचम फहराने के पीछे कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, इन्हें भी समझेंगे। गौरतलब है, इसी साल लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा। 2019 में 49.98% वोट के साथ 62 सीटें पाने वाली बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई। उसका वोट शेयर भी लुढ़क कर 41.37% पर जा गिरा। इसके बाद तो पार्टी के भीतर हलचल मच गई। हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू हुआ तो कई कारण उभर कर सामने आए। पता चला कि टिकट बंटवारे में हुई मनमानी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, उनकी मन की ना सुनना, ये पार्टी को भारी पड़ा। संगठन में पसरी गुटबाजी और संघ की निष्क्रियता ने बीजेपी की तमाम उम्मीदें मुरझा दी। संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म होने की जो एक विपक्ष की एक नैरेटिव तैयार हुआ था, उसकी काट ना खोज पाना बीजेपी को भारी पड़ा। सपा के पीडीए फार्मूले ने बीजेपी के जातीय समीकरणों की धार कुंद कर दी। रही सही कसर पूरी कर दी पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे ने, युवाओं की नाराजगी ने। इन गलतियों को जानने समझने के बाद बीजेपी ने ये तमाम गलतियां दोहराने से बचने के लिए एक तरीके से कसम खा ली कि दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। नए सिरे से युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। उपचुनाव वाली सीटों के उम्मीदवारों के बाबत जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उसी वक्त ये सामने नजर आ गया था कि इस बार पार्टी ने कार्यकर्ताओं को खासी तरजीह दी है। चेहरे तय करते वक्त पार्टी के प्रति उस संबंधित शख्स की समझ, जो वफादारी है, काडर के पुराने जो राजनीतिक परिवार हैं, उनको तवज्जो दी गई। सभी जातियों को सम्मान देने और उन्हें साथ लेकर चलने का संदेश भी इस लिस्ट के जरिए सामने दिखाई दिया। जाति समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीटें ओबीसी को, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को दी, 1 पर दलित को मौका दिया और 2 सीटों पर ब्राह्मण और 1 सीट पर क्षत्रिय चेहरे को उतारा। इसके जरिए सवर्णों को भी बीजेपी ने भागीदारी का भरोसा दिया। गाजियाबाद, खैर, मंझवा, सीसामऊ और कुंदर की सीट पर पार्टी के जो समर्पित वफादार जो काडर के लोग थे, कार्यकर्ता थे पार्टी के पुराने, उन्हें ही टिकट दिया गया। कटेरी और फूलपुर से बीएसपी से आए लोगों को मौका दिया गया तो करहल से मुलायम परिवार से बीजेपी में शामिल हुए चेहरे पर दांव लगाया गया और इनमें से 6 प्रत्याशी चुनाव जीत भी गए। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को बदल दिए जाने और आरक्षण को खत्म किए जाने के जो विपक्षी एक पूरा एक थ्योरी तैयार की गई थी, एक नैरेटिव बनाया गया था, वो उसकी काट बीजेपी नहीं खोज सकी थी। लेकिन इस बार ऐसे किसी भी झूठ और भ्रम की काट के लिए व्यापक रणनीति तैयार की थी बीजेपी ने। विधानसभा क्षेत्रवार संचालक जो मंडल टोली है, मंडल के अध्यक्ष हैं, पार्टी के संगठन के प्रभारी हैं, पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ पन्ना प्रमुख,
इन सबको साथ लेकर इनके साथ कई सारी बैठकें की गई, छोटी छोटी बैठकें हुई, जिनमें इंडिया गठबंधन की जो जात की राजनीति है उसके तमाम पहलुओं को लेकर कैसे उसका मुकाबला किया जाए उसे समझाया गया। साथ ही जो झूठ और फरेब का जो नैरेटिव तैयार अगर हो रहा होगा तो उसको कैसे जवाब दिया, इसकी भी रणनीति उन्हें समझाई गई। सपा के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार देते हुए एक तरीके से बीजेपी ने खारिज करने की कोशिश की। बीजेपी का संगठन वोटरों को यह समझाने में सफल रहा, कामयाब रहा कि विपक्ष झूठे प्रचार का सहारा लेकर जीत तो हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद वोटरों को गंभीरता से नहीं लेता है, उनके हितों को गंभीरता से नहीं लेता है। इस बार बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों ने तो भरपूर मेहनत की। खासतौर से जो पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो वोटरों को 5 से 6 बार संपर्क करके कोशिश की गई कि घर घर पहुंचे ये लोग, और ये कोशिश की गई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकले, वोट डालें। नतीजा ये रहा कि 52% वोट पाने में कामयाब हुई बीजेपी। लोकसभा चुनाव में एक और दिक्कत सामने उभर कर सामने आई थी। तब पाया गया था कि सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में जो तालमेल है, लय है, वो नहीं दिखाई दिया था, उसमें गड़बड़ी दिखाई दी थी। ये बात जब सामने आई तो इस बार उससे सबक लिया गया और चुनाव की जब ऐलान हुआ उससे काफी पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सरकार और संगठन में समन्वय के लिए मंत्रियों की एक सुपर 30 टीम तैयार की गई थी। उसे यह जिम्मा दिया गया था कि जहां पर भी दिखे सरकार और संगठन में समन्वय बनाए। दोनों डिप्टी सीएम भी जुटाए गए थे, वो भी मेहनत कर रहे थे। पार्टी पदाधिकारियों को भी विधानसभावार उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो खुद हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां जहां उपचुनाव होने थे वहां पर बैठकें करके उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं का मन टटोला, उनके साथ समन्वय को मजबूती देने का काम किया और यह पूरी कोशिश की कि कहीं भी कोई तालमेल में दिक्कत है वो उसे दूर किया जाए। बीजेपी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर जो वार रूम एक बनाया गया था उसमें उपचुनाव की एक एक माइन्यूट जो डिटेल थी उस पर नजर रखी गई। लगातार फीडबैक लिया जाता रहा और पार्टी का जो आला कमान था, शीर्ष नेतृत्व था, उस तक वो बातें पहुंचाई गई और सरकार और संगठन का ये समन्वय रंग लाया। वोटरों तक पैठ बनाने में पार्टी कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में एक और बात जो सामने आई थी जिसका बड़ा जिक्र हुआ था वो थी संघ की उदासीनता, और बीजेपी की शिकस्त की एक बड़ी वजह इसे भी बताया गया था। दरअसल तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था जिसमें कहा था कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी बन गई है, उसे संघ की अब जरूरत नहीं है। माना जाता है कि इस बयान के बाद नाराजगी के चलते संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर बैठ गए और दूसरों को वोट डालने के लिए प्रेरित वो क्या करते, खुद वोट डालने के लिए घर से नहीं निकले। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में तो ये इनको साथ लेने की कोशिश की ही, साथ ही महाराष्ट्र चुनाव उसको लेकर भी खास इसमें तैयारी की थी संघ को साथ लेने के लिए। योगी सरकार ने बीजेपी संगठन और संघ परिवार के साथ जमकर तालमेल बिठाया। बीते महीने ही लखनऊ के मोहनलालगंज में प्रकृति भारती की एक बैठक हुई थी, संघ से जुड़ी हुई बड़ी अहम बैठक थी जिसमें संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार ये शामिल हुए थे। इनकी अगुवाई में अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, अवध क्षेत्र के प्रांत प्रचारक कौशल कुमार सरीखे दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे और इसमें पूरा जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में चर्चा की गई थी। उपचुनाव का फीडबैक लिया गया था और संघ के पदाधिकारियों ने ये भरोसा दिलाया था कि संघ के कार्यकर्ता पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे, साथ देंगे। उसके बाद संघ के कार्यकर्ता टोली प्लान उनका एक होता है जिसके तहत वो टोलियां बनाकर लोगों से मुखातिब होते हैं। वही काम उन्होंने किया और बीजेपी के पक्ष में वोटरों को लामबंद करने की एक तरीके से मुहिम छेड़ दी और जिसका फायदा जमीन पर साफ तौर से नजर आया। कटेहरी में 33 साल और कुंदरकी में 31 साल बाद बीजेपी को कमल बीजेपी का खिला, बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जो एक फॉर्मूला बनाया था समाजवादी पार्टी ने, इसकी भी बीजेपी ने काट तैयार की थी। उसने पिछड़ा दलित तो शामिल ही किया लेकिन ए फॉर अल्पसंख्यक नहीं, ए फॉर अगड़ा, ये पीडीए उसका था। चूंकि सपा ने सवर्ण वर्ग से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी, ओबीसी और दलितों के साथ मुस्लिम वर्ग को तवज्जो दी थी, लेकिन बीजेपी ने पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी बिरादरियों को तो साधा ही, दलितों को साथ लिया, लेकिन उसके साथ ही सवर्ण जातियां या अगड़ी जो जातियां हैं उन्हें भी साथ जोड़ने
के लिए पूरी मशक्कत की थी और यह कोशिश कामयाब भी हुई थी। सपा जहां अपनी सहयोगी कांग्रेस को साथ नहीं जोड़ सकी, जमीन पर तो कम से कम यही दिखाई दिया, वहीं बीजेपी उसने एनडीए के सहयोगी दलों को पूरी तरीके से एकजुट रखा। अपना दल एस, अनुप्रिया पटेल वाली, सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर वाली और निषाद पार्टी, इन्हें साथ जोड़े रखा गया। पार्टी के खाते में कोई सीट ना आने के बावजूद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद खुद बीजेपी के प्रचार में जुटे नजर आए। हालांकि वो सीट पाने के लिए काफी दबाव बनाते रहे, नहीं मिला, मायूस हुए होंगे, लेकिन वो प्रचार में साथ खड़े दिखाई दिए। और बीजेपी की सहयोगी रालोद तो मीरापुर सीट से चुनाव लड़ी ही, वहां से मिथिलेश पाल ने जीत भी दर्ज कर ली। यूपी बीजेपी की लोकसभा चुनाव में जो हार को लेकर एक जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसमें एक पेपर लीक का मुद्दा भी शामिल था और इसे हार की एक बड़ी वजह बताया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें से 15 पेपर लीक के मामले सामने आए और इसकी वजह से विपक्ष को घेरने का मौका मिला और जो एक भ्रामक प्रचार किया गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करके, रोक करके सरकारी नौकरियों को अनुबंधित कर्मचारियों द्वारा भरना चाहती है। और इसको लेकर युवाओं के बीच में समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग तो खासतौर से गए। राहुल गांधी ने तो हर चुनावी सभा में इस मुद्दे को तूल दिया था, इसका जिक्र किया था और इसकी वजह से जो युवाओं के एक बड़े हिस्से में बीजेपी को लेकर नाराजगी पसरी, मोहभंग उनका हुआ। लेकिन इस बार योगी सरकार ने बेहद सतर्कता के साथ अपने कदम बढ़ाए, तकनीक और मैन पावर की फुल प्रूफ योजना तैयार की और इसको अमल में लाने की वजह से जिस पुलिस भर्ती परीक्षा में 32 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें कोई भी साल्वर गैंग सेंधमारी नहीं कर सका। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर भी योगी सरकार ने सख्ती बरती और जो भी गैंग ऐसे थे जो पेपर लीक कराने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया गया, उनके खिलाफ उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उन्हें जेल भेजा गया। इसके अलावा पेपर लीक को रोकने से संबंधित कानून जो है उससे संशोधन को लेकर विधेयक भी विधानसभा में पारित कराया गया। हाल ही में यूपी पीएससी की परीक्षाएं जब हुई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन और 3 शिफ्टों में परीक्षाओं का जब विरोध होना शुरू हुआ तो युवाओं की जो मांग थी वो योगी सरकार ने मान ली और इससे युवाओं में बीजेपी को लेकर जो एक नकारात्मक का भाव था, नाराजगी का भाव था, वो दूर हुआ और सकारात्मक भाव उनके बीच में उपजे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी तर्ज पर अगर आप बात कहेंगे तो सीएम योगी की मेहनत को कतई अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस पूरे उपचुनाव में जो भी नतीजे आए हैं, उपचुनाव में बीजेपी की जीत की तमाम वजहों में सर्वाधिक अहम वजह रही सीएम योगी की कार्यशैली, उनकी कार्य योजना और इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए की गई भरपूर मशक्कत। यह उपचुनाव दरअसल पूरी तरीके से सीएम योगी और उनकी टीम के कांधे पर ही लड़े गए। जब चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की बात हुई तो कोई भी दिल्ली से या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है या फिर दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता हैं, कोई भी उसमें शामिल नहीं थे। बीजेपी और रालोद प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन लोगों ने, योगी और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया। मंत्रियों विधायकों की फौज जमीन पर उतारी गई थी। चुनाव के 5 दिन पहले जो उपचुनाव वाली सभी 9 सीटें थीं, उनमें से 5 दिन में 15 सभाएं की सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद रोड शो को अंजाम दिया। वहां पर हर विधानसभा सीट पर पहुंचे, रैलियां तो उन्होंने की ही, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए, उनसे संवाद भी किया और जहां जहां उन्हें लगा कि यहां पर गुटबाजी ज्यादा फैली हुई है, आपस में खींचतान चल रहा, रस्साकशी हो रही है, वहां पर कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की और हिदायत भी दी और जो तमाम समीक्षा बैठकें भी की, फीडबैक लिए और जरूरी जो सुधार थे वो भी लागू किए। कटोगे तो बटोगे, इस नारे के जरिए सीएम योगी ने हिंदुत्व के फार्मूले को एक नई धार दी। सीएम योगी की यह कोशिश बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में निर्णायक साबित हुई। जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के निराशाजनक प्रदर्शन से जो हताशा कार्यकर्ताओं में उपजी थी, उपचुनाव के नतीजों ने उनमें एक नया जोश भर दिया, उनमें उत्साह का संचार कर दिया। जाति समीकरणों को साधने के साथ ही विकास और सुशासन का लगातार जिक्र किया गया। डबल इंजन सरकार की बात की गई। हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर बीजेपी ने संघ का साथ हासिल किया और संघ का आशीर्वाद प्राप्त किया और इन सब मिली जुली कोशिशों का नतीजा यह रहा कि कुंदरकी और कटहरी सरीखी मुश्किल सीटों पर
3 दशकों बाद, उससे भी ज्यादा वक्त के बाद बीजेपी का परचम फहराया। कारगर रणनीति और धारदार तेवरों के संग बीजेपी ने उपचुनाव में जीत की इबारत लिख दी। साल 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके सेमीफाइनल माने जा रहे थे ये उपचुनाव, और इसमें मिली फतह से बीजेपी ने फिलहाल मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। उत्तर प्रदेश की हर चुनावी गतिविधि पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।